नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इससे पिछले वीडियोस में हमने महाजनपदों के विषय में बहुत डिटेल से पढ़ा है, मौर्य साम्राज्य के विषय में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है और जो यूनानी आक्रमण हुए हैं भारत पर उनके विषय में भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। आने वाले कुछ वीडियोज में हम लोग ये देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में इन विषयों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनको एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो किस हद तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को कवर कर पा रहा है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से जो इन टॉपिक से संबंधित है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के हैं? तो हमने देखा था कि जो सबसे पहले सिक्के हैं वो आपके आहत सिक्के हैं। तो आहत सिक्कों में अब देखते हैं कि वो किसके हैं, चांदी के। तो सबसे पहले प्राप्त सिक्के किसके हैं, चांदी के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ आप देखिए महाजनपद दिया है और उसकी राजधानी दिया है। आपको मैच कराना है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो इसमें आप ऑप्शन बी देखिए, कौशल की राजधानी दिया है क्षत्रप। जब हम कौशल को देखते हैं तो कौशल की हमको दो राजधानी मिलती है, एक साकेत, दूसरा श्रावस्ती। तो हमने बहुत डिटेल से देखा था, जैसे हमने बात की थी साकेत विश्वविद्यालय की, तो इसी क्षेत्र में है। तो कौशल की राजधानी या तो साकेत होगी या श्रावस्ती होगी। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। लेकिन हम देख ले क्षत्रप राजधानी किसकी है। तो जब हम देखते हैं पांचाल, पांचाल हमको मिलता है दो भागों में, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल इसी की राजधानी हमको मिलती है क्षत्रप, और जो आपका दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी हमको मिलती है काम्पिल्य के नाम से। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, राजा है और किस राज्य से वो संबंधित है उसके विषय में पूछा है। तो इसमें आप देखिए, हम देखते हैं जब अजातशत्रु को, कहां से, हर्यक वंश से। यह अजातशत्रु हमको मिलता है कहां से, मगध से। तो D1 देखिए आप कितनों में है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। फिर हमने देखा था राजा प्रद्योत को, आपको वैद्य याद होगा शायद। तो राजा प्रद्योत कनेक्ट हो जाता है अवंती से। अब देखिए ए में जिसमें 3 हो, ए में 3 देखिए, इसमें ऑप्शन सी यही आपका सही आंसर हो गया। बाकी दो भी देख लीजिए, उदयन संबंधित है किससे, वत्स से, और प्रसेनजीत संबंधित है किससे, कौशल से। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अभी हमने देखा कि ये अवंती के राजा हैं, और हमने जब वैद्य की बात की तो इस चंड प्रद्योत का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो किससे था, बिंबिसार से, जो कि राजा है हर्यक वंश का और कहाँ का, मगध का। तो बिंबिसार का जो वैद्य जीवक, इस जीवक वैद्य को भेजा था किसने, बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के इलाज के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। हमने देखा था जो कलिंग का अभिलेख है, इस अभिलेख में इस बात को वर्णित किया गया है। और ये अभिलेख कौन सा है, मतलब कलिंग में तो है बट इसका जो नाम है वो है कौन सा, हाथीगुम्फा अभिलेख। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो हम जब देखते हैं उज्जैन के विषय में और इसके साथ हम बात करते हैं अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की हमको दो राजधानियां मिलती है, एक जो इसका उत्तरी भाग है उसकी राजधानी हमको मिलती है उज्जैन, और जो इसका दक्षिणी भाग इसका अवंती का, इसकी राजधानी हमको मिलती है माहिष्मति। तो एक चीज तो ये हो गई। इस अवंती का जो पुराना नाम हमको मिलता है वो अवंतिका भी मिलता है। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, तो दिल्ली का पुराना नाम क्या मिलता है आपको, इंद्रप्रस्थ। तो ये देख लीजिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। प्राचीन नगर तो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। और देखिए इसमें जो आपका ये विराट नगर है ये उल्लेखित है बार बार महाभारत में भी, और कुछ जगहों पर महाभाष्य में भी इसका उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो हमने जब डिटेल में पढ़ा था मगध साम्राज्य कैसे बनता है, उसकी राजधानियां किस प्रकार से ट्रांसफर होती हैं, तो हम जब देखते हैं अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हमको मिलता है कौन, उदयन। और यही उदयन जो आपकी गंगा नदी प्लस आपकी सोन नदी, इनके संगम पर एक क्या बनाता है, किला बनाता है, और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर करता है। तो राजा कौन हो गया आपका, उदयन। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में चंपा नदी, या फिर उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में चंपा नदी। तो बेसिकली आपसे ज्योग्राफी पूछी जा रही है कि पाटलिपुत्र की जो ज्योग्राफी है वो आप बताइए। कैसे पाटलिपुत्र को सुरक्षा के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन है वो मिलते हैं, जो इसकी सुरक्षा प्राचीर के रूप में काम करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल से देखा था। अगर हम देखें तो आपका पाटलिपुत्र है, तो इस पाटलिपुत्र के उत्तर में हमको मिलती है गंगा नदी और पश्चिम में इसकी मिलती है हमको सोन नदी। तो उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी
यही हमको मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो हमने देखा था कि जो आपका पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना कौन करेगा? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का भी कौन? उदयन। लेकिन यहाँ विकल्प में आप देखिए उदयन का नाम नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से अब हमको छांटना है। हम जब देखते हैं अशोक को तो ये बहुत बात का राजा है। कनिष्क भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, उसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जब हम देखेंगे आपका नंद वंश आएगा, उस नंद वंश के बाद जो इस पाटलिपुत्र को सबसे ज्यादा मान्यता दिलवाएगा वो होगा आपका मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, यही वो व्यक्ति होगा जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाएगा। अगर उदयन का नाम यहाँ दिया होता तो उदयन इसका सही आंसर होता। उदयन का नाम नहीं दिया है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अब देखिए यहाँ पे बसाया किसने है ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ही पूछे उदयन इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, फिर से रिपीटेड प्रश्न। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था किसने? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? उज्जैन से। राजधानी किसकी? अवंती की। और अवंती के उत्तरी भाग की, दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती। जिस दंत कथा की ये बात की जाती है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा, ये दरअसल एक नाटक है। नाटक का नाम है स्वप्नवास वदत्तम। ये वो नाटक है, इसकी रचना की है किसने? महाकवि भास ने। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास वदत्तम जो नाटक है उसमें उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा हमको मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जब हम देखते हैं हर्यक वंश का उदय और उसमें जो आपका बिंबिसार है, बिंबिसार का उदय, तो बिंबिसार के समय ही हमको मगध अपने उत्कर्ष पर दिखता है। पहली शताब्दी देखो यहाँ दिया है, दूसरी दिया है, चौथी दिया है, तो ये जाहिर सी बात है तीनों गलत हो गए। तो प्रभावशाली रूप में हमको मगध मिलेगा वो हमको ईसापुर छठी शताब्दी के आसपास मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसापुर छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो हम किसको देखते हैं? मगध को। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी या यौधेय? तो हमने जब बात की थी बुद्ध काल में, और बुद्ध के काल में हमने गणतंत्रों की बात की थी। तो देखिए यहाँ पूछा है कौन सा नहीं था। ठीक, तो शाक्य आप देखेंगे ये भी क्या था? गणतंत्र था। यौधेय आप देखेंगे ये भी आपको गणतंत्र मिलेगा। लिच्छवी का उल्लेख हमने बहुत डिटेल से देखा था, ये भी हमको एक गणतंत्र के रूप में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त तभी होगा, ये जो नहीं लिखा है ये नहीं गलत होगा। यहाँ जो प्रश्न बनेगा कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल, नहीं को आप रिप्लेस कर लीजिए शामिल से, तब आपका ये सही प्रश्न बनेगा। क्योंकि इसके जो आंसर है तीनों ऑप्शन गणतंत्र के रूप में हमको मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में इसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हमने बहुत डिटेल से देखा था कि जो आपका लिच्छवी है इन्हीं लोगों ने वैशाली में पहले गणतंत्र की स्थापना की थी। हम लिच्छवी संघ की बात कर रहे थे कि जिस तरह की व्यवस्था पूरी उनके क्षेत्र में थी वो हम देख रहे थे। ईसापुर छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो जो लिच्छवी है आपके वो मुख्यतः कहाँ है? वैशाली के। तो वैशाली के लिच्छवी के क्षेत्र में ही सबसे पहली गणतांत्रिक व्यवस्था हमको मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? देखिए स्कंदगुप्त आपका गुप्त वंश से, तो ये आपका गलत हो गया। बिंदुसार ये आपका हर्यक वंश से संबंधित है, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके पार्श्वनाथ है ये जैन संत है। जो आपका चेटक है यही संबंधित हमको मिलता है लिच्छवी से। कैसे? चेटक ही हमको राजा मिलते हैं कहाँ के? लिच्छवी के। ये हमने देखा था। और इनकी जो पुत्री है, मतलब चेटक की जो पुत्री है चेलना, इस चेलना का विवाह हुआ था तो आपका मगध का राजा है कौन सा? बिंबिसार। तो चेटक राजा है कहाँ का? लिच्छवी का। इसकी पुत्री थी चेलना, चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार से, और बिंबिसार राजा कहाँ का था? मगध का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो जो आपका अंगुत्तर निकाय है इसी में हमको 16 महाजनपदों की सबसे पहली सूचना मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ये हमने बहुत डिटेल से देखा है ऑलरेडी। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो आपका होगा क्या? अंगुत्तर निकाय में। फिर से वही प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है कौन? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में इन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। हम देख रहे थे आपका अंगुत्तर निकाय, और इस अंगुत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपद मिलते हैं। लेकिन हमने देखा था 16 महाजनपदों पर विवाद भी था।
कुछ जगहों पर 16 महाजनपद किन्हीं अन्य को माना जा रहा था और कुछ जगहों पर किसी अन्य को। उसके साथ साथ हमने देखा था कि अलग अलग महाजनपदों का अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें किन महाजनपदों का उल्लेख है। तो हम देखते हैं जब पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें सबसे पहली चीज हमको जो जनपदों की संख्या मिलती है वो 22 है। ये आप ध्यान रखिएगा, 22 जनपद हमको मिलते हैं। इसमें हम देखेंगे मगध, अश्मक, कम्बोज, गांधार, सूरसेन, ये सबसे प्रमुख है। तो अब आप यहाँ देखिए, मगध का उल्लेख है, अश्मक का उल्लेख है, कम्बोज का उल्लेख है, तो ए, बी और सी तीनों का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में इन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहली चीज अंगुत्तर निकाय तो है। दूसरा हम देखते हैं भगवती सूत्र, इसमें भी हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो आपका दीघ निकाय है, जो आपका अर्थशास्त्र, इसमें हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो गया। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित कहाँ पे? तो ये देखिए आप, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, इन दोनों को आप देखिए। यहाँ मिलता था आपको कुरुवंश। जब हम बात करते हैं पांचाल, यहाँ की थी कौन? पांचाली, जिनका विवाह हुआ था पांडवों से। तो अहिच्छत्रक हमको उत्तरी पांचाल की राजधानी मिलती है। तो आपका दक्षिणी पांचाल है, उसकी राजधानी हमको मिलता है कंपिल। ठीक, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रक और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसकी राजधानी है। तो काशी देखिए आप, तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, बच्ची का संबंध आप देखिए किससे है? वैशाली से। तो वत्स है, इसका संबंध किससे मिलेगा? कौशाम्बी से। तो जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। सूरसेन की जो राजधानी हमको मिलती है वो मथुरा मिलती है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी हमने देखा बज्जी के विषय में, कौशल के विषय में और मगध के विषय में। तो अंग जो महाजनपद है आपका, इसकी राजधानी हमको मिलता है क्या? चंपा। ये सारे हमने बहुत डिटेल से किए हैं, इसीलिए महाजनपदों को मैंने इतनी डिटेल से आपको पढ़ाया है, क्योंकि इससे जो संबंधित प्रश्न है वो बार बार घुमा फिरा के आते हैं एक ही जैसे प्रश्न। इस जनपद की कौन सी राजधानी है, कौन सा राजा किस महाजनपद से कनेक्टेड है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, इन्हीं सब वजहों के कारण मैंने आपको बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो वीडियो, और जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और डिटेलिंग मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम बहुत डिटेल से ऑलरेडी देख चुके हैं। एक एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में देखा है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि सुक्तिमती किसकी राजधानी है? तो अभी हमने देखा पांचाल को, कुरु को और अवंती को, इनको हमने देख लिया। तो ऑप्शन आपके पास बचता है चेदी। ये जो आपका चेदी है ये हमको मिलेगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और इसकी राजधानी हमको मिलेगा सुक्तिवती या फिर सुक्तिमती। ये दोनों नाम इससे मिलते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमको मिलता है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी हमको मिलती है सुक्तिवती या सुक्तिमती। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? अब आप देखिए, जो महाजनपद जिस नदी के किनारे है वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो आपका अवंती है ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी के तट पर। जो आपका वत्स है ये मिलेगा आपको गंगा प्लस यमुना इनके तट पर। जो आपका कंबोज है ये मिलेगा आपको अफगानिस्तान के क्षेत्र के आसपास। तो जो आपका अस्सक है यही मिलेगा आपको गोदावरी नदी के तट पर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो हमको ये कहाँ मिलता है? राजस्थान के क्षेत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी हमको क्या मिलती है? राजगिरी। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सेम वही प्रश्न, राजगिरी। अगला प्रश्न भी देखिए आप, सेम वही प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अब आप इस प्रश्न की डिटेलिंग जरा देख लीजिए, क्योंकि मगध से संबंधित प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाएगा। जो मगध का क्षेत्र है वहां पर जो पहला राजवंश आएगा वो होगा आपका बृहद्रथ वंश, और इसका जो राजा होगा बृहद्रथ। अब आपका ये बृहद्रथ कौन है? जब हम बात करेंगे महाभारत, तो महाभारत में एक पात्र मिलता है आपको जरासंध। इसको भीम ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। आपको अगर ध्यान हो कि एक टुकड़ा दूसरी साइड फेंका था, दूसरी टुकड़ा दूसरी साइड फेंका, तो ये वही जरासंध है। इस जरासंध का पुत्र हमको मिलता है कौन? बृहद्रथ। एक तो ये बृहद्रथ सबसे पहला वंश बचाएगा कहाँ पे? मगध। और ये राजधानी किसको बनाएगा? राजगृह अर्थात गिरिव्रज। इसके बाद हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष होता है सबसे ज्यादा हर्यक वंश के समय, और हर्यक वंश में जो राजा है बिंबिसार, इसके समय सबसे ज्यादा हमको प्रभावित रूप में मगध महाजनपद मिलता है। और इस समय भी राजधानी रहेगी क्या आपकी? राजगृह। फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा, और ये भी राजधानी राजगृह को ही रखेगा। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र आएगा उदयन। उदयन क्या करेगा? राजधानी को राजगृह से ले जाएगा कहाँ? पाटलिपुत्र। तो ये पूरा क्रम है। तो प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी कौन सी आपसे पूछ रहा है? इसका आंसर होगा क्या? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए,
कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो हम देख रहे थे पाटलिपुत्र, राजगृह और गिरिव्रज, ये तीनों हमको राजधानी के रूप में मिलते हैं। तो आपका कौशाम्बी है, यही हमको राजधानी के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? हमने बहुत डिटेल में देखा था कि अर्धचंद्राकार में हमको श्रावस्ती नगर का विन्यास मिलता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो हम देख रहे थे पितृहंता अजातशत्रु, इसने हत्या की किसकी? बिंबिसार की। और इसका पुत्र जो है उदयन, इसने हत्या की किसकी? अजातशत्रु की। तो बिंबिसार पितृहंता के रूप में हमको मिलता है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? अर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है अजातशत्रु, इस मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। मतलब वज्जी गणसंघ को किसने हराया और उसको मिला लिया मगध साम्राज्य में, ये हमको जानना है। तो जब हम देखते हैं अजातशत्रु को अपने पिता की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है, यही अजातशत्रु इस वज्जी गणसंघ को हराता है और इस वज्जी गणसंघ को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से इसके शासनकाल में हुआ था? तो जब हम देखते हैं मगध के राजा शिशुनाथ, तो इन्होंने क्या किया था? जो आपका अवंती है, इसे हम जानते हैं मालवा के नाम से भी, इस अवंती के क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने बहुत डिटेल से देखा था कि जो आपका महापद्म नंद है, यही हमको संस्थापक के रूप में मिलता है। और जो अंतिम शासक है नंद वंश का अनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश की नींव रखता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरूप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो हमने जब देखा था आपका महापद्मनंद, इसी को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। और क्योंकि ये क्षत्रिय विनाशक के रूप में जाना जाता है, तो बहुत सारे क्षत्रिय वंशों का भी नाश किया है। और जो आपके परशुराम है, इन्होंने भी इस बार क्षत्रियों का नाश किया है, इसीलिए इस महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, वाराणसी को निम्नलिखित में से इसके द्वारा अपनी द्वितीय राजधानी बनाया गया? तो सबसे पहली चीज जब हम देखते हैं वाराणसी के विषय में, तो ये हमको मिलता है काशी महाजनपद की राजधानी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, दहेज के रूप में इस काशी महाजनपद को बार बार इधर उधर किया जाता है, ये हमने देखा था। सबसे पहली बार जब हम देखते हैं, अर्यक वंश का राजा है बिंबिसार, और इसका विवाह होगा जो आपके कौशल नरेश है प्रसेनजीत। इस प्रसेनजीत की बहन है महाकोशला, इस महाकोशला का विवाह होगा बिंबिसार से, और काशी दहेज के रूप में प्राप्त हो जाएगा किसको? बिंबिसार को। फिर जब राजा बनेगा अजातशत्रु, तो यही प्रसेनजीत आपका अपनी पुत्री माजिरा, इसका विवाह कर देगा किससे? अजातशत्रु से। तो अगर हमको दिए गए विकल्पों में से चुनना है, देखिए अजातशत्रु को भी अधिकार मिला है किसका? वाराणसी का। बिंबिसार को भी अधिकार मिला है किसका? वाराणसी का, हम कहें काशी का। बाद में जब हम देखेंगे शिशुनाग वंश आएगा, राजा होगा शिशुनाग, और ये गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाएगा। इसकी जो दूसरी राजधानी है वो हमको मिलती है कौशल के रूप में किसकी? शिशुनाग। तो शिशुनाग की दो राजधानी, एक गिरिव्रज, दूसरी कौशल। अजातशत्रु और बिंबिसार, इन दोनों का अधिकार हमको मिलता है। आयोग ने जो सही आंसर माना है वो शिशुनाग को माना है, क्योंकि इस शिशुनाग ने क्या किया था, जो एक पुत्र है उसको राजा नियुक्त किया था, कहाँ का? काशी का। इसीलिए इसको शिशुनाग सही माना गया है। हालांकि ये अधिकार क्षेत्र में अजातशत्रु के भी था और बिंबिसार के भी, लेकिन क्योंकि राजा नियुक्त किया है अलग से शिशुनाग ने, इसीलिए काशी को द्वितीय राजधानी के रूप में स्थापित अगर हमको करना है तो वो हम शिशुनाग से करके देखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश का जो राजा है अनानंद, को हराता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो सही आंसर हो गया क्या? मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो हम जब देखते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यही नंद वंश का या राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। इसी में हम देखेंगे तो नहर खुदवाने की बात है, वो भी हमको मिलती है। मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आप देखिए सबसे पहले आएगा कौन सा? अर्यक वंश। ठीक, अर्यक वंश के बाद आएगा आपका नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम राजा अनानंद, जिसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर स्थापना होगी मौर्य वंश की। और मौर्य वंश के अंतिम राजा को पुष्यमित्र शुंग ने मारा और स्थापना करता है किसकी? शुंग वंश की। तो 4-1
3, 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो हम देखते हैं बिंबिसार का जब नाम बिंबिसार दंड प्रघोत के इलाज के लिए इस वैद्य को भेजता है, ये हमने डिटेल में देखा था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथन 1 और कथन बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था, ये बात तो ठीक है। इसमें बी सही है, इसमें गलत है, ये गलत हो गया, में गलत है, ये गलत हो गया। अब ये गलत है या नहीं ये देखना है हमको। तो विश्व के जब हम सभी भागों में देखते हैं तो उथल पुथल का काल हमको मिलता है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल, क्योंकि जब आप भारत में देखते हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्मी संप्रदाय, आजीवक, ये सबके सब हमको इसी काल में मिलते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, बी इसका सही आंसर हो गया। जब हम विश्व के बारे में देखते हैं तो उस समय भी जब हम देखते हैं दर्शन का विकास होता हुआ या दर्शन का प्रारंभ होता हुआ, तो वो भी एक शुरुआती रूप में हमको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जब हम विश्व का इतिहास देखेंगे तो हम उसको बहुत डिटेल से देखेंगे किस प्रकार की चीजें वहां डेवलप हो रही थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। फिलहाल काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं काल्पी की, तो ये मिलता है आपको यूपी में, और यूपी में भी जालौन में ये स्थित मिलेगा आपको यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। तो जो कुरु वंश है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी इन दोनों में से कोई एक सही है। जो आपका पांचाल है इसकी राजधानी हमको मिलता है कौन? भाई छत्रक। तो जिसमें बी में तीसरा हो, ये वाला आपका सही हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। सूची ए को सूची 2 से मैच कराना है, महाजनपद और उसकी राजधानी। पूर्व आप देखिए मैच करा दीजिए फिर से इंद्रप्रस्थ से। तो बी में 4 जिसमें हो, बी में 4 सिर्फ एक में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? अभी हमने देखा कौशाम्बी कहां से संबंधित है, ये आपको संबंधित मिलेगा वत्स से। तो सी इसका सही आंसर हो गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ये हमने बहुत डिटेल में किया था कि 8 ऐसे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो जब हम देखते हैं श्रेणी व्यवस्था, तो ये मुख्यतः क्या है? व्यापारियों का संघ, मतलब व्यापारी समूह बनाकर श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे। अब आप इसका आंसर देखिए। जब भी कोई प्रश्न देखिए उसकी सबसे बेसिक चीज जो आपको याद है वो आप देख लीजिए कि उससे क्या आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। हमने देखा था श्रेणी व्यवस्था, और श्रेणी व्यवस्था में हमको जो खास चीज पता है कि यह व्यापारियों का संघ है। अब देखिए श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये बात ठीक है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आपसे पूछा है कि कौन सा असत्य है? जब इस तरह के शब्द आए, मात्र, केवल, संपूर्ण, सभी, तो वहां आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की जा रही है कि मात्र उत्तर भारत में, यही आपका गलत हो गया, मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्योंकि जब हम देखते हैं श्रेणी व्यवस्था, वो ये हमको उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी मिलती है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो संबंधित है यूनानी आक्रमणों से। तो जब बात करते हैं सिकंदर के हमले की, तो उस समय उत्तर भारत पर का राजवंश था। हमने देखा था जब आक्रमण करता है आपका सिकंदर, राजा अंभी ये सरेंडर कर देता है। फिर इसका युद्ध होता है पोरस से, विवादित युद्ध है। कौन जीता नहीं पता ठीक से। अगला राजा मिलता है हमको हनानंद, जिसकी सेना के बारे में जानकर सिकंदर के सिपाही वापस होने लगते हैं। तो वंश कौन सा मिलता है हमको? नंद वंश। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन है? तो अभी हमने देखा तो आपका धनानंद है की सेना से डर के सिकंदर की सेना वापस होती है, यही सही आंसर हो गया। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। क्या सिकंदर का युद्ध डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? तो डायरेक्ट सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य आपस में नहीं लड़े हैं। तो सेल्यूकस है वो हमको मिलता है चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करता हुआ, तो इसलिए आर गलत है। अब देखिए दोनों सही हैं, ये गलत हो गया। दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ये सही है, आर गलत है। आर गलत है, ये बात तो ठीक है। आर सही है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद इस भारतीय गण
अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। ने देखा था पहली बार हमको जौहर का प्रमाण यहाँ मिलता है। तो जो राज्य मिलता है हमको अशोक और इसकी राजधानी हमको मिलती है मशक। तो यहीं की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण किया था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। अब इसे आप देखिए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यही मेन कारण था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसकी फौज बेहतर थी, ये बात भी ठीक है। देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। जब हम बात करते हैं अंबी की, तो अंबी सिकंदर के हमले को एक मौके के रूप में देखता है। किसके खिलाफ? पोरस के खिलाफ। और यह अंबी सरेंडर कर देता है, सिकंदर से मिल जाता है और ये कोशिश करता है कि पोरस को हराकर उसके क्षेत्रों पर अपना अधिकार ले या पोरस से अपना बदला पूरा करे। तो अंबी हमको देशद्रोही शासक के रूप में मिलता है, इसलिए ऑप्शन 3 भी आपका सही हो गया। वह एक अच्छा प्रशासक। अगर हम देखते हैं भारत में विजय के विषय में, तो एक अच्छा प्रशासक था या नहीं था, इससे कोई हमको खास फर्क दिखता नहीं है भारत में सिकंदर के साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो हमको राजा मिलता है कौन? पोरस। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया है? अगर हम देखें डायमेकस, ये आता है बिंदुसार के समय, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार, इसके समय में ये आता है। तो डायमेकस इसका सही आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं सिकंदर के हमले से संबंधित और महाजनपदों से संबंधित, इस सारे टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल में अपने इस YouTube चैनल पे कर रखा है। प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि इन प्रश्नों को हम कितनी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हमने उन सारे प्रश्नों को देख लिया जो महाजनपदों से संबंधित है और सिकंदर के हमले से संबंधित है, जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए मददगार होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।